हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका में। आज हम यहाँ बात करेंगे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की। 2013 के बाद ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, चाहे वह यूपी का हो या अन्य स्टेट का हो, जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे गए हो। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि एलटी, पीजीटी, एस्टेट और टीआरई, फर्स्ट ग्रेड, डीएसएसबी और अदर एग्जाम, कोई भी अकाउंट का, कॉमर्स का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन इससे पहले बस जो भी मैं कहूंगा अब कहूंगा, बीच में कोई बात नहीं होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हम मोटिवेटेड होते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देने वाला यही चैनल है। आप देखेंगे तो हमने फतेह सीरीज कराई थी जिसमें टोटल सिलेबस कराया था स्टेट का भी, आप उस सीरीज को जरूर देखें। एच स्टेट के लिए हमने एग्जाम में पूरी तैयारी कराई है, उसके प्रीवियस पेपर भी कराए हैं, यूपी के पूरे पेपर करा दिए हैं हमने। प्रीवियस जो थे आपके, वो भी पेपर अब आपके यूपी के हो गए हैं। मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, जैसे ही हमारी एग्जाम की डेट आ जाएगी तो तुरंत हम मॉक टेस्ट भी शुरू कर देंगे। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बस एक बात और सुन लीजिए। देखिए, इससे पहले कल लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, किसको डिस्कस कर रहे थे हम लेकर चल रहे थे आपका इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स क्लास चल रही थी, उसी के साथ हम इसको भी लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का अलग क्लास उसकी कल आएगी, उसके पार्ट जो 2 है वो भी कल आएगा, ठीक है। और ये आपका साथ साथ ये भी चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का आवश्यक लक्षण नहीं है? Which of the following is not an essential feature of a company? Separate legal entity, perpetual succession, common seal या अनलिमिटेड एबिलिटी या दायित्व, लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। प्रथम, वैधानिक अस्तित्व। देखिए, वैधानिक अस्तित्व तो होता है कंपनी का, बिल्कुल बात सही है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही सही है। सार्व मुद्रा, कंपनी की सार्व मुद्रा होती है, ये भी बात सही है। तो कंपनी की सार्व मुद्रा भी होती है, मतलब कॉमन सील भी होती है, ये बात भी सही है। बट जो कंपनी होती है उसके मेंबर का असीमित दायित्व नहीं होता है, उसका दायित्व सीमित होता है। ये तो केवल किस में होता है? पार्टनरशिप की बात है। पार्टनरशिप में क्या होता है? असीमित दायित्व होता है। बट यहाँ सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व का मतलब यह है कि अगर आपने 100 रुपए का अंश लिया है कंपनी का, तो आपने कंपनी को 90 रुपए पेड कर दिए और अभी कंपनी ने 10 रुपए और बचे हुए हैं, ये नहीं मांगे हैं, तो आपकी जो लाइबिलिटी है ना, आपकी जो उत्तरदायित्व है, वो केवल दायित्व आपका 10 रुपए तक है, जो कंपनी ने नहीं मांगे हैं। और इसी को, जो कंपनी ने अभी नहीं मांगे हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे आपकी कैपिटल का वह पार्ट जो अभी नहीं मांगा गया है, रिजर्व करके रखा हुआ है, रिजर्व कैपिटल। तो ये जो यहाँ 10 रुपए है, यही यही तक का दायित्व होता है, इसलिए क्या है? सीमित दायित्व होता है, सीमा होती है, ठीक है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सभी फीचर्स हैं कंपनी के, बट ये कंपनी का फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सरकारी कंपनी की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है? बात किसकी हो रही है? सरकारी कंपनी की बात यहाँ पर हो रही है, मतलब बात हो रही है अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हो सकती है? कह रहे हैं वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड 51 और मोर शेयर्स। उस कंपनी को कहेंगे जहां पर गवर्नमेंट के पास कितने शेयर होने चाहिए? या तो 51% या उससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, वेयर स्टेट गवर्नमेंट हो होल्ड्स 51% और मोर शेयर्स। जो देखो, यहां तो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले क्या कह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि उसके पास कितने शेयर होने चाहिए? 51% या इससे ज्यादा। और नेक्स्ट है,
वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर एक साथ होल्ड मोर देन 50%, 51% और ऑफ शेयर। मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कितने शेयर हैं, दोनों मिलकर दोनों के पास 51%, तो क्या उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? या फिर जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सबके पास इन सबके पास क्या करें, इन सबके पास 51% शेयर होने चाहिए एक साथ, पुटिंग टुगेदर, सभी के साथ एक साथ होने चाहिए सभी पर, तीनों को मिलाकर, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तीनों को मिलाकर 51% शेयर होने चाहिए कंपनी के, तो क्या उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? या जहां सेंट्रल हो, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट, उसके पास या तो 51% शेयर होने चाहिए, या फिर इज वर्किंग अ सब्सिडायरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, या फिर वो कंपनी सब्सिडायरी कंपनी होनी चाहिए किसकी? एक गवर्नमेंट कंपनी की। तो देखिए ई यहां पर बिल्कुल सही है, ई आंसर आपका करेक्ट होगा, ई आंसर यहां बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बात समझिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट है, तीनों ये या तो ये लेगी, या इसके पास होंगे, या फिर इसके पास होंगे, क्या 51% शेयर, 51% शेयर इसके पास होने चाहिए कंपनी के। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी सब्सिडायरी कंपनी हो सकती है किसी गवर्नमेंट कंपनी की, तो भी बात सही है, तो भी क्या कहेंगे, हम उसको गवर्नमेंट कंपनी ही कहेंगे। तो ऑप्शन आपका ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, या आपके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं हम। एक सरकारी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी जिसमें सरकार, अब सरकार स्थानीय हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, या केंद्र सरकार हो सकती है, की हिस्सेदारी 50% से अधिक दर, कम से कम 51% हो या इससे अधिक हो, को सरकारी कंपनी कहते हैं। ये किसने बताया? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 ने बताया है, ये आपको याद रखना है। कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट 2 सब सेक्शन 45 ये कहता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर किसी के पास राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, या केंद्र सरकार हो, अगर उसके पास किसी कंपनी के 51% शेयर या 50% से ज्यादा शेयर है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी की एक सामान्य विशेषता नहीं है? एसेंशियल पूछा है यहाँ पर, जैसे पहले पूछा था। तो देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिल्कुल होती है। कॉमन सील भी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है, बिल्कुल होती है, परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, ये सभी होते हैं। लेकिन एक इसमें ऐसा है जो ऐसा नहीं होता, क्या था वो? असीमित दायित्व है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। रिपीटेड क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। लेखांकन मानकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे लेखांकन मानक है, जो हमारे क्या बनाए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनको क्यों बनाया जाता है? टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज द इजीली अंडरस्टैंड एंड कॉमन मैन, इसलिए ऐसे लेखांकन प्रतिवेदन तैयार करना जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। या फिर कानूनी औपचारिकताओं को अनुपालन करने के लिए, मतलब कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, या फिर हार्मोनाइज द डिस डाइवर्फाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, विविध लेखांकन परिपाटियों को सुसंगत करने के लिए, ताकि देखिए अलग अलग देश में अलग अलग अकाउंटिंग हो सकती है, तो उनको सुसंगत करने के लिए, ताकि एक सी हो जाए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। या फिर अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो देखिए आवश्यकताएं तो पूरा होंगी, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बने थे ये इसलिए बने थे, ऐसा ना हो इंडिया के अकाउंट अलग हो जाए, अमेरिका के अकाउंटिंग अलग हो जाए। इनको ये सब कब हो सकते हैं सेम? जब ये सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए ताकि इनमें क्या आ जाए, सिमिलैरिटी आ जाए, सुसंगत ये हो जाए।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए, कंपनी अधिनियम 1950 में हुआ या 52 में हुआ, 56 में, 58 में। तो कंपनी अधिनियम लागू तो हुआ था 1956 में ही, लागू तो हुआ था 1956 में ही, लेकिन 2000 में क्या हुआ? 2000 में क्या हुआ? इसको रिवाइज किया गया है। ठीक है, इसको क्या किया है? रिवाइज किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। तो आप इसको याद रखें। देखिए, भारत में कंपनी का निर्माण, नियमन व नियंत्रण से संबंधित 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 गतिविधियों को संपन्न कराने हेतु कंपनीज एक्ट 1956 में लागू किया गया। कंपनी अधिनियम व्यापक रूप से कंपनी लॉ कमेटी 1952 के सुझावों पर आधारित था। कंपनी लॉ कमेटी की सभा कमेटी की सभा कमेटी भी कहते हैं। कंपनी लॉ कमेटी को कंपनी की सभा भी कहते हैं। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1956 को कार्य अपना करने लगा और वर्तमान में जो संशोधन हुआ है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें संशोधन होकर अब कौन सा है आपका कंपनीज अधिनियम? कंपनीज अधिनियम 2013 अब लागू है। क्यों? क्योंकि ये इसमें संशोधन हो चुका है 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 एक के अनुसार लेखा परीक्षक का अधिकार नहीं है। तो क्या लेखा परीक्षक का अधिकार नहीं है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर इज नॉट एंटाइल्ड टू अंकेक्षक प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार बिल्कुल होता है भाई। जब वो रिपोर्ट तैयार करेगा तो वो अपनी सिग्नेचर भी करेगा। या फिर कंपनी की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों को देखने का अधिकार, भाई ये भी होता है। जो भी कंपनी के लेखे होंगे उन्हें चेक कर सकता है, देख सकता है। उसकी पुस्तकों को कंपनी की बिल्कुल देखेगा। देख सकता है, क्या देखेगा। सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करना, देखिए सूचना भी मांगेगा आपसे वो और स्पष्टीकरण भी मांगेगा कि क्या आपने ये जो ट्रांजैक्शन लिखा है क्या इसका एविडेंस है, स्पष्टीकरण भी मांगेगा। नेक्स्ट है किसी गलत गलत विवरण को शुद्ध करने का। देखिए, अगर आपने कोई गलत विवरण बनाया है, स्टेटमेंट आपने कोई रोंग बनाया है आपके अकाउंटेंट ने, तो उसको सही करने का उसे अधिकार नहीं है ऑडिटर को। वो बता सकता है कि हाँ गलत है, लेकिन ये नहीं कि उसको सही भी करेगा। तो इसका मतलब डी आंसर आपका करेक्ट होगा, वो इसको सही नहीं कर सकता है। अब ये आपको याद क्या करना है कि देखिए, कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 227 एक के अनुसार लेखा परीक्षा के मुख्य अधिकार क्या हैं? जो अधिकार पहले थे अब 2013 में भी हैं। कंपनीज अधिनियम 2013 में भी हैं। अब वो क्या है? अंकेक्षर प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना होता है, खातों का प्रमाणक को देखना होता है, सूचना स्पष्टीकरण करना होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि किसी गलत विवरण को सही करने का अधिकार इसका नहीं होता, बल्कि गलती या जांच की पड़ताल करना, उसको ढूंढना, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक संस्था चलती रहेगी, जो आपकी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा चलती रहेगी, ऐसे काम करती रहेगी, इसी लेवल ऑफ वर्क, इसी लेवल पर काम हमेशा करती रहेगी। तो यह एक लेखाकर्मीय सिद्धांत है, लेखाकर्मीय अवधारणा है, लेखाकर्मीय परंपरा है, लेखाकर्मीय कल्पना है। क्या ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? क्या ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? क्या ये अकाउंटिंग आपकी ट्रेडिशन है या फिर अकाउंटिंग आइडिया है? तो सही आंसर होगा ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजेप्शन या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न जो होता है चालू व्यवसाय की अवधारणा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चालू व्यवसाय की अवधारणा इसको कहते हैं। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या कहती है? ये कहती है कि आपका बिजनेस है, इसी लेवल पर हमेशा काम करता रहेगा। और यही सोचकर हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन भी अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसका आपका नोट्स है।
एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सदस्य की मृत्यु होने पर इसका प्रभाव पड़ेगा किस पर? संयुक्त पूंजी की कंपनी पर, या निदेशक की मृत्यु होने पर, या सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो कंपनी के चलने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी ऐसी ही चलती रहेगी। डेथ हो जाए डायरेक्टर की तो दूसरा डायरेक्टर बन जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। अगर एक शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे को, तो भी कंपनी चलती रहेगी। इसका मतलब ऐसी कोई घटना नहीं है यहाँ पर जिसके घटित होने से कंपनी बंद हो जाए। तो कंपनी की जो जीवन है उस पर इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वह विवरण जिसमें किसी सभा में विचारित किए जाने वाले मामलों का विस्तार से खुलासा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द स्टेटमेंट इन विच मैटर्स टू बी कंसिडर्ड या डिस्कस्ड इन अ मीटिंग आर डिस्क्लोज इन डिटेल कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? देखिए यहां पर है, वह पूछा है आपसे, वह विवरण जिसमें किसी सभा में विचारित किए जाने वाले मामलों का विस्तार से खुलासा किया जाता है। तो खुलासा करना है कि किन का आप डिस्कस करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप, ऑप्शन बी सही होगा, सभा की कार्यसूची, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एजेंडा ऑफ मीटिंग। मीटिंग का क्या एजेंडा है, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा, वो किस में लिखा होता है? मीटिंग के एजेंडा में। लेकिन अगर मीटिंग हो जाती है और मीटिंग में डिस्कस क्या क्या किया, जो उसका रिजल्ट निकल कर आता है कि आखिर क्या क्या डिस्कस हुआ है, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, सभा का विवरण। ठीक है, तो यहां आंसर आपका क्या सही था? बी आंसर सही था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है। तो एक प्राइवेट कंपनी को वैधानिक प्रतिवेदन तैयार न करना पड़ता है, मतलब नहीं करना पड़ता ऐसा नहीं है, करना पड़ता है। अच्छा, नहीं करना पड़ता, प्राइवेट की बात है। एक प्राइवेट कंपनी को नहीं करना पड़ता वैधानिक प्रतिवेदन तैयार। अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेचुरी रिपोर्ट, इसको एक स्टेचुरी रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज प्राइम वाइज बट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब लाभ में हिस्सा प्राप्त करना साझेदारी की प्रत्यक्ष कसौटी तो है किंतु प्रमाण नहीं। तो ये भी बात सही है, हिस्सा लेना प्राप्त करना साझेदारी की प्रत्यक्ष कसौटी तो है क्योंकि आप भी एक तरह से साझेदारी हैं, लेकिन यह कोई प्रमाण नहीं होता। ये भी बात सही है। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो प्राइवेट कंपनी में जो अधिकतम संख्या होती है, क्या वे 50 होती है? किसमें? एक प्राइवेट कंपनी में। तो यहां पर ये क्या है? ये भी बात यहां पर क्या कह रहा है? ये बात यहां थोड़ी सी गलत कह रहा है, क्योंकि देखिए अधिक से अधिक 50 नहीं, प्राइवेट में जो होते हैं अधिक से अधिक प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो सकते हैं। 50 किस में होते हैं? 50 होते हैं आपकी पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर बात पार्टनरशिप की हो रही है तो वहां 50 आपके मेंबर होते हैं। कह रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, तो ये भी यहाँ गलत कह रहे हैं। और ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही ना आपका सी है, ना आपका डी है। तो देखिए यहाँ पर जो कमी थी वो मैंने सही कर दी है, अब आप इसका ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर 200 है। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 200, ये बात सही है। ठीक है, अब यहाँ 200 कर दिया है मैंने, ये 200 ही था। और क्योंकि 50 जो था वो पार्टनरशिप का लिख गया बाय मिस्टेक। और प्राइवेट कंपनी में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 7 होती है, नहीं। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या की बात करें तो कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम तो 2 होने चाहिए मेंबर, और अधिकतम 200 होते हैं। ठीक है, यहीं अगर सरकारी की बात, पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें जो मिनिमम होते हैं वो 7 होते हैं, और मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो इनफाइनेटिव होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही होगा, ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी क्या है? विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है,
और जिसकी सार्वमुद्रा होती है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका, याद रखना, हेने का। किसका कथन है? हेने का ये कथन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारी को दिया गया भाग लेने का अधिकार निहित है सामान्यता तथा उनके भाग लेने में, प्रबंध में भाग लेने में कहा जाता है इसको। या भाग लेने का अधिकार का मतलब यह है कि वो जो है पूर्वाधिकार अंश, वो प्रबंध में भाग लेंगे नहीं, वो प्रबंध में भाग नहीं लेंगे। साधारण सभा में मतदान देने का उनको अधिकार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है। विभाज्य अतिरिक्त लाभ में वो हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल। कंपनी के समापन के समय अतिरिक्त उनको संपत्ति में अधिकार मिलेगा? ऐसा भी नहीं है, केवल सी सही होगा। जो अतिरिक्त सरप्लस प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्विटी को देने के बाद जो बचता है उसमें भी ये हिस्सा ले सकते हैं। तो सही क्या होगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि। क्यों कहलाती है कृत्रिम व्यक्ति? आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहलाती है कंपनी? यह प्रकृति व्यक्ति के रूप में नहीं होती है इसलिए, या फिर इसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, या फिर यह अदृश्य तथा अमूर्त होती है, या इसका अभिलेख केवल विधान की दृष्टि में है। तो बात ये सही है कि देखिए, इसको जो बनाया जाता है वो कानून के द्वारा ही बनाया जाता है, संविधान के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इसका जो अस्तित्व होता है वो कानून की दृष्टि में ही होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम व्यक्ति इसको कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष प्रस्ताव वह है जिसके लिए आवश्यक होता है। तो एक विशेष प्रस्ताव, अगर आप इस स्पेशल रिजुलेशन पास कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 14 दिनों की विशेष सूचना देनी होती है, या फिर साधारण मत अधिकार की इसके लिए जरूरत होती है, या फिर मतों के 3/4 मत अधिकार से कम नहीं होना चाहिए, या फिर मतों का 2/3 मत अधिकार होना चाहिए। तो देखिए, सी ऑप्शन सही होगा। नॉट लेस देन 3/4 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। जो आपकी वोट होते हैं, जो टोटल मेंबर हैं, उसका कम से कम कितने होने चाहिए? 3/4 होने चाहिए। तब जाकर वो, अगर वो इसको वोट कर सकते हैं तो ये प्रस्ताव क्या बन जाता है? विशेष प्रस्ताव बन जाता है। विशेष प्रस्ताव पास करने के लिए जो कुल मेंबर हैं उनका 3/4 होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशधारी द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की जाती है। प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। कब की जाती है? अंशधारियों की सभा में बोलना तथा अपना मत रखने के लिए, या फिर अंशधारियों की सभा में बोलने के लिए, या फिर अंशधारियों की सभा में मतदान करने के लिए, या फिर बोलने और मतदान करने के अधिकार के बिना अंशधारियों के सभा में उपस्थित रहने के लिए। देखिए, सही ऑप्शन आपका सी होगा। अंशधारियों की सभा में मतदान करने के लिए, कि मतदान कौन करेगा अगर वो अंशधारी नहीं है? जैसे ए अंशधारी क्या करेगा? ये अपना एक प्रॉक्सी बना लेगा सी को। तो सी क्या है? मत देगा किसकी तरफ से? ए की तरफ से। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ, अंशधारी द्वारा, नेक्स्ट नहीं मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। अंशधारी द्वारा अपने स्थान पर प्रॉक्सी की नियुक्ति अंशधारियों की सभा में मतदान देने के लिए की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑफ अ स्टेचुरी ऑडिटर आर डिटरमाइंड बाय। कौन बताएगा? ड्यूटीज, किसी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ड्यूटीज, ड्यूटीज। तो कौन बताएगा ड्यूटीज का? कहां से पता लगेगा किसकी ड्यूटी बतानी है? वैधानिक, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की, जो आपके स्टेचुरी ऑडिटर हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यह बताता है। पार्षद सीमा नियम बताएगा, या पार्षद अंतर नियम बताएगा, या कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 बताएगा, या फिर कंपनी और लेखा परीक्षक के बीच जो समझौता है वह बताएगा। तो देखिए, जो कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 में जो कर्तव्य बताए गए हैं वो कर्तव्य होंगे आपके वैधानिक लेखा परीक्षक के कर्तव्य है।
ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये याद रखना है आपको। एक कंपनी की अंश पूंजी कमी की जा सकती है अगर आप कैपिटल में कमी करना चाह रहे हैं। किसमें? कैपिटल में कमी करना चाह रहे हैं, शेयर कैपिटल में कमी करना चाह रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? संचालक सीमा नियम में उल्लिखित करके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिजोल्यूशन पास करके, या साधारण प्रस्ताव पास करके, या फिर विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति के द्वारा, या कंपनी विधि बोर्ड द्वारा। तो कैसे आप कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी लॉ बोर्ड से। तभी आप चेंज कर सकते हैं शेयर कैपिटल में, मतलब कमी कर सकते हैं। तो दोनों बातें इसमें करनी पड़ेंगी। स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा और साथ में आपको कंपनी लॉ बोर्ड से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लागत अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। देखिए, कोस्ट ऑडिटर जो होता है, ये इसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसको संचालक मंडल अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लागत अंकेक्षण में उत्तरदायित्व केंद्र कौन सा है? उत्तरदायी है। लाभ केंद्र होता है, आगम केंद्र, विनियोजित केंद्र, या ये सभी। तो देखिए, जो लागत अंकेक्षण होता है में उत्तरदायित्व केंद्र जो होता है, इन सभी से रिलेटेड होता है। मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बैंकिंग साझेदारी फर्म में भागीदारी की जो संख्या होती है, ये 20 होती थी। ठीक है, ये क्या होती थी? 20 होती थी। सॉरी, ये गलत है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका 50। ठीक है, देखिए, साझेदारी की जो संख्या बताई गई है, याद रखना, बात यहाँ पार्टनरशिप की हो रही है, पार्टनरशिप की। लेकिन जो पार्टनर्स की जो संख्या बताई गई है, वो पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताई है। इसको बताया गया है कंपनीज एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है और ये कहा गया है कि ये कितनी होगी आपकी? ये आपकी मैक्सिमम 50 होगी। तो एक पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। तो आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या कितनी है सदस्यों की? जो मेंबर हैं, कम से कम कितने होने चाहिए अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं? तो इसके लिए कम से कम 10 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम तो इसमें कितने भी पर्सन हो सकते हैं, इनफाइनेटिव भी हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका ये भी याद रखना है कि जो भारतीय सहकारी समिति अधिनियम है, वो कौन सा है? 1912। तो आपको याद रखना है। देखिए, पार्टनरशिप के लिए 1932। अगर बात करें सहकारी समिति की, तो आपकी 1912। 1932, 1912। कंपनी अधिनियम की बात करें तो 2013। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प को खोजें। आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट वन क्या है। लेखन, पंजीकरण एवं विधिक औपचारिकताएं संविदा का एक आवश्यक घटक होती हैं। बात सही कही गई है और सही बताना था। तो सही तो ए भी है। साझेदार संविदा में पंजीकरण अनिवार्य है। देखिए, ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है क्या पार्टनरशिप में, कॉन्ट्रैक्ट में? ऐसा नहीं है, ऑप्शनल होता है। कराओ चाहे मत कराओ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्या सेक्शन 17 बताता है रजिस्ट्रेशन एक्ट को? ऐसा भी नहीं है। Possibility of preference clause is not applicable in the essential element of contract। ये कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होता है। और ये भी बात कह रहे हैं, ये भी गलत कह रहे हैं। जब भी कभी एक या अधिक व्यक्ति किसी एक या अन्य व्यक्ति को कुछ करने अथवा नहीं करने का वचन देते हैं, तो इसे संविदा कहा जाता है? तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए राइटिंग में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी रूप से फॉर्म्स होने चाहिए उसकी। ये उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। वो रिटर्न में भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज भी उसकी पूरी की जानी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी
किसे कंपनी के सम विलियन का स्वरूप नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मर्जर ऑफ कंपनी? हॉरिजेंटल नहीं होता है, वर्टिकल नहीं होता है, डायगोनल नहीं होता है, या फिर आपका कांग्लोमेरेट नहीं होता है। देखिए डायगोनल नहीं होता है, तिर्यक नहीं होता है, ठीक है, लंबवत समतल और कांग्रेचुलर होता है, बट क्या नहीं होता, तिर्यक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक निकासी के लिए बराबर और अनुरूप जमा होनी चाहिए। मतलब नामे और जमा, ये हिंदी के वर्ड है, नामे और जमा। तो नामे कहते हैं आपके डेबिट को, और क्रेडिट को कहते हैं जमा। तो अब जितना डेबिट है उसके लिए क्रेडिट भी उतना ही होना चाहिए। ये कौन बताता है, कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताता है, ड्यूल एस्पेक्ट बताता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट बताता है, बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है, या रियलाइजेशन बताता है? तो देखिए आपसे मैचिंग तो ये बताता है कि देखिए जिस ईयर के आप अकाउंट बना रहे हैं उसकी आपको एक्सपेंस और रेवेन्यू उससे मैच होनी चाहिए। ड्यूल एस्पेक्ट बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, जितना डेबिट होता है उसके बराबर क्रेडिट होता है। एक्यूरल बताता है, एक्यूरल किससे संबंधित है? एक्यूरल है आपकी इनकम से संबंधित हो जाता है। तो और आपका बिजनेस एंटिटी क्या बताता है कि बिजनेस बिजनेसमैन से अलग होता है। रियलाइजेशन ये बताता है कि देखिए आपको ये देखना है कि सेटलमेंट कब हुआ है, सेटलमेंट नहीं देखना, ये देखना है ट्रांजैक्शन कब हुआ है, तभी इसको रिकॉर्ड करना है। तो हमें यहाँ ये देखना था डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। ये कौन बताता है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है, द्विपक्षीय अवधारणा ये बताती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कंपनी समामेलित मानी जाती है जब, कब मानी जाएगी समामेलित? जब मानी जाएगी जब रजिस्ट्रार से समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बी ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्ट्रार, तभी आप उसको मानेंगे कि हाँ कंपनी क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कंपनी के समामेलन और आ, पुनर्गठन से रिलेटेड है? तो ये होगी आपकी ए 319। नेक्स्ट देखते हैं। एक कंपनी के निर्माण का उचित क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है। और कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस को शुरू कर दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागत अंकेक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये संचालन मंडल के द्वारा की जाती है, या अगर यहाँ मैनेजमेंट भी होता तो भी सही होता। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से लागत अंकेक्षण में उत्तरदायित्व केंद्र क्या होता है? तो ये सभी होते हैं। ये पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक बैंकिंग साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। ये भी बात हम कर चुके हैं। सहकारी में कितनी होती है? 10 चाहिए कम से कम, तभी सहकारी समिति के रजिस्टर हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका रजिस्ट्रेशन, रिटर्न रजिस्ट्रेशन, और ये आपका फॉर्मेलिटी एसेंशियल, ये सब जरूरी होते हैं। ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो गए? हाँ भाई ये रिपीट हो गए थे, बिल्कुल ये रिपीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। और ये रिपीट रिपीट यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं है छोटे उद्योग के लिए। अच्छा ठीक, ये नए उससे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। एक कंपनी समामेलित मानी जाती है जब, कब मानी जाएगी? जब उसको रजिस्ट्रार क्या दे देगा? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। कंपनी अधिनियम ये भी बात हो चुकी है 319। एक कंपनी के निर्माण का उचित क्रम क्या होता है? ये भी हो चुका है। रिपीट हो गए क्वेश्चन, एक मिनट में चेक कर ले। तो आप यहां से देखिए, वो रिपीट हो गए थे क्वेश्चन। अब यहां से देखिए, कंपनी के अनुकूलतम पूंजी ढांचे का नियोजन, द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज प्लान ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ, किसके कंसिडरेशन के आधार पर प्लान किया जाता है?
प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं किसी कंपनी का, तो आप किसके बेसिस पर देखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, सोलवेंसी देखेंगे, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर देखेंगे, या कंट्रोल देखेंगे? तो देखिए, आप क्या क्या देखेंगे? आप सोलवेंसी भी चेक करेंगे, आप मार्केटेबल शेयर भी देखेंगे, और उसमें आप कंट्रोल भी देखेंगे। मतलब ऑप्शन आपका बी सही होगा। कंपनी के जीवन काल में वैधानिक सभा होती है केवल। देखिए, जो वैधानिक सभा को क्या बोलते हैं? स्टेचुरी मीटिंग। तो कंपनी की लाइफ में जो स्टेचुरी मीटिंग होती है, वो केवल एक ही बार होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, इसका थोड़ा सा नोट्स और है कि देखिए, कंपनी के जीवन काल में ये तो बात हो गई कि एक ही बार होगी क्या वैधानिक सभा। और दूसरी बात, व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र लिखने से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह के अंदर वैधानिक सभा बुला लेनी चाहिए, ये भी याद रखना। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर स्टेचुरी मीटिंग बुला लेनी चाहिए, ये भी याद रखना है। एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था, आप क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, और उसके बाद कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलकर बिजनेस को शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो गया है प्राइवेट कंपनी में, तो उसे प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिजनेस प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेकर ही बिजनेस शुरू करे। वो बिना इसके भी बिजनेस शुरू कर सकती है। बट जो सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसको जब तक व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जब तक वो अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर सकती। तो क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट होगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का शुरुआत करने का जो सर्टिफिकेट होता है, उसको प्राप्त करने के बाद ही एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। कंपनी के प्रवर्तन में शामिल होते हैं स्टार्टिंग ऑफ अ कंपनी, डिस्कवरी ऑफ आइडिया होता है। बिल्कुल होता है। आइडिया तो आपको सोचना पड़ेगा, डिस्कवरी करनी पड़ेगी आइडिया की। डिटेल स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल, बिल्कुल, जो आपका प्रपोजल है उसकी विस्तृत जांच होती है, ये भी बात सही है। गैदरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के उत्पादक के कारक हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, उनसे तो आप बिजनेस करेंगे। इसका मतलब इन सभी को करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो ये केस किस क्रियाकलाप कैसे शामिल होते हैं, कैसे होते हैं, पूरे देख लीजिए। कंपनी के बारे में विचारों की खोज, प्रस्ताव की विस्तृत जांच, उत्पादकों का इकट्ठा करना और उत्पादों के साधनों का समन्वय करना। किसको वैधानिक सभा करने की आवश्यकता नहीं होती है? एक एकांकी व्यापार को बिल्कुल नहीं होगी। अकेला कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा सा काम कर रहा है, वो करे, जरूरी थोड़ी ना वैधानिक सभा बुलाए। साझेदारी में आप काम करे, और साझेदारी में तो वैसे भी अच्छी है, आप रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ। सहकारी समिति में भी जरूरत नहीं होती वैधानिक सभा की। इसलिए उपरोक्त सभी इनमें किसी में भी वैधानिक सभा की जरूरत नहीं होती है। इनका आपको सही कथन बताना है। कह रहे हैं कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, भाई ये तो बात सही कह रहे हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, बात तो सही है। कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, भाई ये बात गलत है, सीमित होता है। जो लाइबिलिटी होती है कंपनी के मेंबर की, वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। तो ये दूसरा गलत है। आंसर पूछ रहे हैं, सेलेक्ट योर आंसर। सही बताना था। तो यहाँ आपसे पूछा गया था सही कौन सा है। तो देखिए, सही कौन सा है? ए, बी, हाँ, सी और बच गया। कंपनी अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। देखिए, शेयर ऑफ अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर, एक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ए भी सही है, ठीक है। और आपका
बी भी सही है। यहाँ ये नहीं कहा गया प्राइवेट या पब्लिक, कंपनी के कह रहा है तो कंपनी के किया जा सकता है, क्या पता ये प्राइवेट सरकार पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हो, तो किया जा सकता है उनका ट्रांसफर। तो ऑप्शन क्या सही होगा? सी। ए और सी सही है। और सही पूछा था, सही कौन से हैं? नेक्स्ट देखते हैं। पंजीकरण के कितने दिनों के अंदर कंपनी के प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति होनी चाहिए? 10 दिनों के अंदर, या फिर 20 दिनों के अंदर, 40 दिनों के अंदर? तो सही ऑप्शन होगा आपका 30। 30 दिनों के अंदर आपको अंकेक्षण की नियुक्ति करनी होती है। तो उसकी नियुक्ति के बारे में आप पढ़ सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(6) के अनुसार कंपनी का वास्तविक रूप से जन्म कंपनी का समामेलन के पश्चात ही होता है, और समामेलन के 30 दिनों के अंदर कंपनी का प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसी नियुक्ति अंकेक्षण का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा तक होगा। सामान्य प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति प्रवर्तक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती। एक कंपनी की बात कर रहे हैं भाई, एक कंपनी कब तक अस्तित्व में नहीं आ सकती? एग्जिस्टेंस कब तक कंपनी का नहीं हो सकता? इलेक्टिव डायरेक्टर के विदाउट इलेक्टिंग ऑफ डायरेक्टर, निदेशकों के चुनाव के बगैर, या फिर निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना। जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो कंपनी नहीं बनेगी। या फिर जब तक वह प्रपोजल प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करती है, या फिर जब तक लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं करती है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। देखिए, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, कोई भी कंपनी नहीं मानी जा सकती कि हाँ भाई कंपनी शुरू हो गई है, उसका अस्तित्व नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दो वार्षिक सभा साधारण सभा के मध्य अंतराल कितनी अवधि से अधिक का नहीं होना चाहिए? 12 माह, 5 माह, 16 माह, या 20 माह? देखिए, 5 माह से ज्यादा, 5 मंथ से ज्यादा दो साधारण मीटिंग के बीच में क्या है आपका अंतराल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें खेद है कि यहाँ 5 नहीं, यहाँ पर जो आपका होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ 6 था। ठीक है, क्या था ये? 6 ऑप्शन था। इसको आप 6 माह कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा यहाँ? 6 माह। देखिए, बात यह है कि दो साधारण सभा जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती हैं, इन दो के बीच में कम से कम, अच्छा, अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल अंतराल होना चाहिए। अधिक से अधिक इतने का नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा का नहीं। कहने का मतलब ये है, जैसे 6 महीने होते हैं, आपको अपनी क्या एनुअल नहीं, अच्छा, वार्षिक साधारण सभा आपको कर लेनी चाहिए, एजीएम। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। देखिए, यहाँ 15 माह आएगा। 15 माह, क्योंकि देखिए आप समझिए, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो होती है 1 साल में। कब होती है वो? 1 साल में होती है। और जब 1 साल में हो रही है एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग 1 साल में हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? हर साल ही होगी वो। लेकिन इसमें यह है कि 15 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? 15 माह। ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। दो वार्षिक साधारण सभा के बीच 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, किंतु जब तक कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा संबंध है, कंपनी उसे समामेलन के पश्चात 18 महीने के अंदर किसी भी समय बुला सकती है। ठीक है, किंतु अधिनियम 2013 के अनुसार क्या हुआ है? वार्षिक साधारण सभा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने में हो जानी चाहिए। अगर वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है
ठीक है, तो आप उसको 6 महीने के अंदर करा लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम एक मंडल सभा आहूत करनी चाहिए। एक मंडल सभा कब आहूत करनी चाहिए? तो ये कब करनी चाहिए? प्रत्येक तिमाही में ये होनी चाहिए, एवरी क्वार्टर में ये होनी चाहिए। अपनी पहली वार्षिक सभा निम्नलिखित अवधि में कर लेनी चाहिए। कितनी अवधि में कर देनी चाहिए? अभी बात हुई थी, तो ये 18 महीने में हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से नीचे दिए गए आपको कुछ संकेत हैं, अपना उत्तर आपको चुनना है, और ये कंपनी सचिव का कर्तव्य है अन्य के साथ, ये बता रहे हैं। रजिस्ट्रार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना कंपनी सचिव का कर्तव्य है। समामेलन का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त करना, या प्रवर्तकों को उनके जो प्रवर्तक हैं उनको उनका पारिश्रमिक अदा करना या अभिलेख करना। मतलब प्रेजेंटिंग द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, ये इसका कर्तव्य है, किसका? कंपनी सचिव का। या फिर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लिया जाए। या फिर पेइंग प्रमोटर्स दिया रिमोरेशन, प्रमोटर्स को उनका रिमोरेशन देना। या मेंटेनिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। देखिए यहां पर जो होगा आपका ए सही होगा, पहला भी सही है, और आपका फोर्थ भी सही है। ठीक है, ये कंपनी सचिव का कार्य होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्योंकि इसके क्वेश्चंस इस क्लास में करने पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के बाकी क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।